मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में जाने थे। आपको बताया था कि फोर्स दो तरह का होता है। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसे फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स। ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, मीन्स जब दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में रहेगा तभी फोर्स लगेगा। और दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मीन्स कि यहाँ दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में रहे कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक, इसमें कौन कौन होता है? तो पहला है मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और तीसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तीन फोर्स मेन है। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या है? तो हम लोग देखते हैं कि दो मैग्नेट के बीच में फोर्स लगता है, या मैग्नेट आयरन पार्टिकल को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, लोहा को। ठीक, तो मैग्नेट और लोहा के बीच जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कैसा है? मैग्नेटिक फोर्स है। क्लियर? देखिए, ए मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर, मीन्स एक मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, चाहे मैग्नेट अट्रैक्ट अदर मैग्नेट, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, एंड आयरन पार्टिकल्स और लोहे के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है। दिस फोर्स इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। इसी फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि मैग्नेट में दो पोल होता है, एक होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल। ठीक, तो एक मैग्नेट यहाँ है, दूसरा मैग्नेट यहाँ है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? आर है। ठीक है, अब दोनों के बीच फोर्स लगेगा, तो दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा? तो इसका दिया हुआ है, देखिए, फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट्स एट ए डिस्टेंस आर इज गिवन बाय, फार्मूला का है बराबर, इसको म्यू बोला जाता है। ऊपर जो लिखे उसको म्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यू। म्यू बटा 4 पाई M1 M2 बाई आर स्क्वायर। यही फार्मूला है दो मैग्नेट के बीच लगने वाले फोर्स का। ये फार्मूला आप हायर क्लासेज में पढ़ेंगे। ठीक, जिसमें म्यू को कहा जाता है परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। परमेबिलिटी। और M1 M2 क्या है? M1 M2 है पोल स्ट्रेंथ, मीन्स ये मैग्नेट का जो पोल है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो इसका जो स्ट्रेंथ होगा, जो ताकत होगा, उसी को कहते हैं पोल स्ट्रेंथ। तो M1 M2 क्या है? पोल स्ट्रेंथ। और R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू मैग्नेट्स। क्लियर? दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम जानते हैं कि जब भी कंघी को सूखे बाल में रगड़ा जाता है, बाल में जब आप साबुन से बाल धोइएगा तो उसमें कंघी को रगड़िएगा, और फिर उसके बाद उसको कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाइएगा। देखिए, कागज़ का टुकड़ा क्या हो रहा है? कंघी में सट जा रहा है। ठीक, ऐसा क्यों हो रहा है? कि जब कंघी को हम लोग बाल में रगड़ते हैं तो इसमें चार्ज उत्पन्न होता है। क्या होता है? चार्ज। ठीक, यही चार्ज जो होता है ये कागज़ के टुकड़े को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस फोर्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, यहाँ देखिए, मैग्नेट जो है वह लोहा को अपनी ओर, आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। देखिए, मैग्नेट है ये क्या है? पिन्स ऑफ क्लिप्स। क्लिप्स का पिन है, लोहा का होता है, स्टील का होता है। ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर? तब हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है। देखिए, यह इट इज फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। दो आवेशित कण, दो चार्ज पार्टिकल रहेगा और उसके बीच जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। फोर्स ऑफ इंटरैक्शन की मीन्स व्हाट? कि दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं, इसलिए हम लोग कहे फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। Q1 Q2 दो ठो चार्ज पार्टिकल है। देखिए, Q1 Q2 क्या है? चार्ज। और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? R है। तो इसके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इस फोर्स को किसने दिया था? कूलम्ब्स ने। ठीक, इस फोर्स को दिया था कूलम्ब्स ने। इस फोर्स का जो फार्मूला आप देख रहे हैं इसको कूलम्ब्स ने दिया, इसीलिए हम लोग कहते हैं कूलम्ब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए, यही कूलम्ब नाम है साइंटिस्ट का। इसी के सम्मान में चार्ज का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? कूलम्ब होता है। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम्ब होता है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए, तीसरा फोर्स देखते हैं। तीसरा फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? तो आप ऐसे समझिए कि हम लोग क्या देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो वह नीचे गिरता है ना। ठीक, तो आखिर वह नीचे क्यों गिरता है? क्योंकि अर्थ उस वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने बताया था। ठीक, न्यूटन ने क्या देखा? न्यूटन एक सेब के बगीचे में ऐसे ही आरा बैठा हुआ था और उसने देखा कि सेब
पेड़ से नीचे की ओर गिर रहा है, ठीक। तो वह जब सेव पेड़ से नीचे गिरा तो वह सोचने लगा कि आखिर यह सेव पेड़ से नीचे क्यों गिरा, क्यों नहीं ऊपर ही रह गया, क्यों नहीं ऊपर चला गया, ठीक। तब बाद में उसने इस पर स्टडी किया और अपना एक नियम दिया जिसको कहा जाता है न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन के ग्रेविटेशन का नियम, ठीक है। उसने क्या कहा, उसने कहा कि दो मास हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कोई भी चीज़ को हम लोग अर्थ से ऊपर छोड़ते हैं तो क्या होता है, वह नीचे गिरता है, ऊपर फेंकिएगा नीचे गिरेगा। क्यों गिरेगा नीचे, क्योंकि अर्थ उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेज, दो मास के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सेपरेटेड एट डिस्टेंस आर। अगर दो मास है, मान लो कि M1 और M2 दो ठो मास है, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, R है, तो दोनों के बीच फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, इसके लिए फार्मूला है F बराबर कैपिटल G इंटू M1 M2 बाई R स्क्वायर, यही फार्मूला है। इस फार्मूला को किसने दिया, न्यूटन ने दिया, ठीक। इसमें कैपिटल G क्या है, तो कैपिटल G को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक। इस फार्मूला को दिया था न्यूटन ने, तो दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यह न्यूटन के ग्रेविटेशन का नियम है। समझ में आ रहा होगा। अब आगे है ग्रेविटेशनल फील्ड। ये ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या होगा कि कोई भी मास होगा, ठीक, तो उसका चारों ओर कुछ एरिया होता है जिसको एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। जैसे अर्थ है, तो अर्थ का अपना एक एरिया है कि जहाँ से कोई वस्तु को छोड़ेंगे तो वह अर्थ पर गिरेगा, लेकिन बहुत ऊंचाई पर जाने के बाद अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म हो जाता है और किसका शुरू हो जाता है, चंद्रमा का, मून का, ठीक। तो अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से अगर निकल जाए हम लोग तो कहाँ जाके गिरेंगे, मून पर गिरेंगे, ठीक है। तो देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, तो कोई मास है, ये मास मान लो कि M मास है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, वह एरिया जहाँ तक इस मास का अट्रैक्शन होगा उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। फिर एक बार, किसी मास के चारों ओर का वह एरिया जहाँ तक इस मास का अट्रैक्शन हो, इस मास का प्रभाव हो, उसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहा जाता है। द स्पेस अराउंड ए मास वेयर इट्स इन्फ्लुएंस इज प्रेजेंट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग जानेंगे कि वेट, भार क्या होता है। आप देखते होंगे कि कोई चीज़ आप उठाते होंगे तो आपको हल्का लगता है, कोई चीज़ भारी लगता है। तो भारी क्यों लगता है, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है, ठीक। और वेट किसका ज़्यादा होता है, तो जिसमें मास ज़्यादा होता है, ठीक। तो वेट क्या कहेंगे, देखिए कोई चीज़ भारी इसलिए लगता है हम लोगों को क्योंकि अर्थ उस पर अधिक फोर्स लगाती है। कोई चीज़ हल्का इसलिए लगता है कि अर्थ उसको कम फोर्स से खींचेगी तो हल्का लगेगा, और अर्थ उसको अधिक फोर्स से अपनी ओर खींचेगी तो भारी लगेगा। तो वेट का यही डिफिनेशन है कि द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट एनी बॉडी या ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स इट्स सेंटर इज नोन एज वेट। मीन्स क्या कि अर्थ किसी भी वस्तु को अपनी सेंटर की ओर जितना फोर्स से खींचती है वही फोर्स वेट कहलाता है। फिर एक बार, अर्थ अपने सेंटर की ओर जितना फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को खींचती है वही फोर्स वेट कहलाता है, ठीक। वेट का फार्मूला होता है mg। m क्या है, मास, और g होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। देखिए m मास और g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसके बारे में आप अगले क्लास में पढ़िएगा। इस g का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर है, इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहते हैं, ठीक। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज का क्वेश्चन रहेगा कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, डिफाइंड वेट, ठीक। यही 4 क्वेश्चन आपको रहेगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।